न्यूज है, न्यूज को कवर किया है हिंदुस्तान टाइम्स ने, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने, राइटर्स ने, पीटीआई ने। न्यूज है, चाइना ऑब्जेक्ट्स टू प्रपोजल बाय इंडिया टू ब्लैकलिस्ट पाक बेस्ड जैसे मोहम्मद लीडर अब्दुल राउफ अजहर एट यूनाइटेड नेशन। In August last year, China, a permanent veto-wielding member of United Nations Security Council, had put a hold on the proposal of India and the US to designate Rauf Azhar as a global terrorist and subject him to assessed freeze travel ban and arms embargo। ठीक है, तो ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपको यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो है वो तस्वीर नजर आ रही है। ठीक है, सुरक्षा परिषद की तस्वीर नजर आ रही है, जहां जैश आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर को ब्लैकलिस्ट करने की जो मांग उठाई गई थी भारत के द्वारा, इस मांग के ऊपर चाइना ने बता दिया है कि भैया हमें दिक्कत है। जिस आतंकवादी की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ये आतंकवादी भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये वो आतंकवादी है जिसने पठानकोट और पुलवामा हमले का साजिशकर्ता के रूप में हम जानते हैं, यानी कि सबसे बड़ा आरोपी है पठानकोट पुलवामा हमले का राउफ। और ड्रैगन यानी कि चाइना ने यूनाइटेड नेशन में जो बात उठाई गई थी भारत के द्वारा, जो प्रस्ताव लाया गया था, उस पर अड़ंगा लगा दिया है। अब ये अड़ंगा क्यों लगाया गया है और कौन है ये? तो ये जो आतंकवादी आपको अब्दुल रऊफ अजहर नजर आ रहा है दोस्तों, ये जैसे मोहम्मद चीफ मसूद अजहर का जो है वो भाई है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले क्योंकि ये टॉपिक आपके यूपीएससी स्टेट पीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो स्टेट पीएससी और यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कहां कहां से टॉपिक है? तो हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। तो ये आपका जीएस पेपर 2 से तो संबंधित टॉपिक है ही दोस्तों, लेकिन इसके साथ साथ जीएस पेपर 3 से भी संबंधित टॉपिक है। जीएस पेपर 3 यानी कि जब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की, जब हम बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा की, तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों के लिए, यानी कि जीएस पेपर 3 के लिए जो है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और साथ में जीएस पेपर 2, जब हम अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में, जब बात करते हैं इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बात करते हैं, तो वहां के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपके स्क्रीन पर देखिए, इस पर प्रश्न नजर आ रहे हैं जो कि यूपीएससी ने पूछा हुआ है। इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने उत्तर को टेलीग्राम चैनल पर जो है शेयर कर सकते हैं, जिसका मैंने क्लास स्टार्ट होते ही मैंने टेलीग्राम का लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाया था। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं आपके लिए। डिस्कस इंडियाज पोजीशन इन गेटिंग क्लोजर टू परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के करीब पहुंचने में भारत की स्थिति पर चर्चा कीजिए। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि ये प्रश्न अगर हम देखें तो ये प्रश्न आपका यूपीएससी ने पूछा हुआ है। प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र अंग है जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति है कि सदस्य राज्यों को लागू करने के लिए, मतलब निर्णय लेने की शक्ति और सदस्य राज्यों पर लागू करने के लिए बाध्य है। हर वर्ष या हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए कुल 10 सदस्यों में से 5 गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। ये 2 आपके स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं। अब आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा है। आप अपने कमेंट के माध्यम से सही उत्तर बताइए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों 2 खूंखार अपराधियों की, आतंकवादियों की तस्वीर नजर आ रही है। और भारत के लिए ये आतंकवादी किस लिए खतरनाक हैं, क्यों खतरनाक है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों को हम एक बार फिर से जब पलटेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत के लिए इन आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट करना क्यों आवश्यक है। और कहूं तो सीधे शब्दों में इन गधों को मारने की आवश्यकता है। ठीक है, तो तस्वीर में ये अब्दुल रऊफ जो है आपको बाएं नजर आ रहा है, और दूसरा जैश का जो चीफ है मसूद अजहर दाएं नजर आ रहा है। इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब भारत जो है इसको ब्लैकलिस्ट करने के बारे में बात कर रहा है। भारत कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ये जो आतंकवादी है इसको घोषित करो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी और इसको ब्लैकलिस्ट करो। लेकिन चीन जो है वो क्या कर रहा है? चीन ने तुरंत जो है ऐतराज जाहिर कर दिया है, चीन ने तुरंत आपत्ति जाहिर कर दी है। और चीन ने जो है वो भारत की तरफ से जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1267 ISIL और अलकायदा की प्रतिबंधित सूची का जो भी प्रस्ताव था जिसमें रऊफ अजहर को शामिल करने के बारे में बात की थी, चीन ने इसका विरोध कर दिया है। और पहली बार चीन के द्वारा नहीं किया गया है। भारत जब भी
किसी पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन या पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन के किसी आतंकी को ब्लैकलिस्ट करने की बात करता है तो चीन बार बार उसमें अड़ंगा लगाता है। कारण क्योंकि चीन को पता है कि अगर भारत को कहीं से भी रोकना है तो उसको पाकिस्तान को जो है वो क्या करना होगा, निवाला देना होगा, पाकिस्तान को खिलाना होगा। और पाकिस्तान जो कि कटोरे में केवल भीख मांगना जानता है, उसको बस पता है कि चीन को अगर खुश रखना है तो भारत के ऊपर कहीं ना कहीं से आतंकी हमले करते रहो, भारत को कहीं ना कहीं से परेशान करते रहो, और चीन जो है वो मुंह मांगा भीख जो है वो पाकिस्तान को हमेशा देता रहता है। लेकिन कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसा पाकिस्तान कर रहा है वैसा ही भर रहा है। आज स्थिति पाकिस्तान की क्या है आप देख ही रहे हैं, आप जान ही रहे हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। तो पिछले साल भी अगस्त के महीने में भारत और अमेरिका ने जो है वो अब्दुल रऊफ को जो है वो वैश्विक आतंकी घोषित करने के बारे में बात की थी, प्रस्ताव लाया था। लेकिन चीन उस साल भी यानी कि पिछले साल अगस्त महीने में भी जो है वीटो का इस्तेमाल करके इसको रोक दिया। अब चीन जो है उसको लेकर कहता क्या है, चीन कहता है कि देखो भैया, हम वीटो इसलिए लगा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आतंकी नहीं है, चलो भैया हम मान लेते हैं आतंकी हैं, लेकिन हमें पहले समझने तो दो कि मामला क्या है। हम बिना मामले को समझे हुए क्यों घोषित कर दें कि आतंकी है। अब चीन जो है वो मामला कितने साल में समझेगा, ये चीन के दिमाग की बात है। ऐसा तो है नहीं कि चीन इस मामले को समझ नहीं रहा है, चीन समझ रहा है, लेकिन चीन जानता है कि अगर इसको आतंकी घोषित कर दूंगा मैं तो दिक्कत किसके लिए हो जाएगी, दिक्कत जो है वो चाइना के लिए हो जाएगी। क्योंकि भारत और पाकिस्तान इसी आतंकी और आतंकी संगठन के इर्द गिर्द अपने दिमाग को लगाते रहे, पाकिस्तान वहां से आतंकी भेजते रहे, भारत उनका सफाया करता रहे, और चीन जो है वो अपना जो भी मंसूबा है उसमें कायम रहे। क्योंकि चीन को पता है कि अगर भारत में आतंकी पाकिस्तान के द्वारा भेजे जाएंगे कश्मीर में, तो भारत जो है वो उसी कश्मीर और कश्मीर के आसपास का जो आतंक का माहौल फैला हुआ था, जिसको भारतीय सेना ने बहुत काबू कर लिया है, उसी में जो है वो उलझा रहेगा। ठीक है, तो बार बार चीन कहता है कि भैया पहले हमको समझने दो, हम जब समझ लेंगे तब तक हम क्या करेंगे, जब तक हमको समझने में समय लगेगा तब तक हम प्रस्ताव को जो है वो रोक देंगे। अब ये जो पूरा का पूरा प्रपोजल था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इस प्रपोजल के बारे में अगर हम बात करें तो बाकी जो 14 मेंबर्स थे उन्होंने जो है भारत की इस प्रपोजल का समर्थन किया। यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 2010 में ही अगर हम बात करें तो राउफ को जो है आतंकी घोषित कर दिया था, और इस पर आतंकी गतिविधियों पे शामिल होने और भारत के ऊपर जो आत्मघाती हमला कर रहा था या आत्मघाती हमला का जो आयोजन कर रहा था, इसको लेकर इसके ऊपर बात की गई है। अब उसके बाद रऊफ को जो वैश्विक आतंकी घोषित करने की जो संयुक्त राष्ट्र के पास जो प्रस्ताव भेजा गया था, इसको लेकर बार बार जिस प्रकार से चीन टांग लड़ा रहा है और जिस प्रकार से पाकिस्तान का साथ दे रहा है, ये बहुत ही जो है एक गड़बड़ बात। अब आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक और भी आतंकी था जिसका नाम था मक्की, इसको जो है वो क्या किया गया है, आतंकी घोषित किया गया है। ये राजनीतिक विंग का हेड है लश्कर का, इसको आतंकी घोषित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी जो है। और साथ में हाफिज सईद का जो है ये बहनोई है। अब इसको वैश्विक आतंकी जब घोषित कर दिया गया है तो अमेरिका और भारत ने मिलकर जो है ये प्रस्ताव लाया था जिसको आतंकी घोषित करने का, और जब इसको आतंकी घोषित कर दिया गया है तो यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अलकायदा सैंक्शन कमेटी ने सर्वसम्मति से जो है इसको लिस्ट में डाल दिया है। और लिस्ट किसकी है, अलकायदा के आतंकी संगठनों की जो लिस्ट है उसमें। अब इसकी उम्र अगर हम बात करें तो 74 साल का ये दुष्ट व्यक्ति है, और लश्कर में अगर हम बात करें तो इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मक्की के ऊपर बार बार ये इल्जाम लगाया जाता है कि मक्की भारत और खासकर जम्मू कश्मीर में जितना भी हिंसा होता है इसका मेन अगर आयोजन करता होता है, अंजाम करने वाला व्यक्ति होता है, हमले की योजना बनाने वाला व्यक्ति है, धन जुटाने वाला व्यक्ति है, आतंकियों की भर्ती करने वाला व्यक्ति है, युवाओं का ब्रेन वॉश करने वाला व्यक्ति है, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने वाला व्यक्ति है, तो यही है। ये जो आपके स्क्रीन पर ये खूंखार व्यक्ति नजर आ रहा है, यही व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है कि आतंकी जो है ये ब्रेन वॉश करता है, किसका, आतंकियों का। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो जैसा कि मैंने कहा कि अब्दुल रऊफ के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और अब्दुल रऊफ के बारे में जो मैंने बात किया और मैंने कहा कि ये मसूद अजहर का जो है वो भाई है, और इसका जो जन्म है किसका, अजहर का, इसका जन्म 1974 में पाकिस्तान में हुआ था, और मसूद का जो भाई है, और गैर मौजूदगी में अगर यानी कि मसूद अजहर नहीं है तो उसके गैर मौजूदगी में अगर हम बात करें तो जितना भी कार्य है वो यही व्यक्ति करता है। साल 1999 की घटना की मैं बात करूं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये साल 1999 की जो घटना आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, एक सेकंड।
1999 की जो घटना है आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही होगी, जो कि इंडियन विमान को जो है वो हाईजैक किया गया था, कांधार लेकर जाया गया था। इसमें भी अगर हम बात करें तो मशहूर अजहर को जो है वो रिहा करना पड़ा था और उसके पीछे रऊफ जो है वो मास्टरमाइंड था। रऊफ तभी जो है वो टॉप 5 जो मोस्ट वांटेड इंडिया के आतंकी की सूची थे उसमें शामिल कर दिया गया था। अजहर के ऊपर बार बार इल्जाम लगाया जाता है कि अजहर जो है वो 2007 में जैश का एक्टिंग कमांडर के रूप में जो है काम कर रहा है और इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं, बहुत सारे इसने ऐसे गुनाह किए हैं जिसको लेकर भारत की जो है वो सूची में इसको देखने को मिलता है। आपको याद होगा कि ये जो कांधार में जो हाईजैक हुआ था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन था। उस समय के ये विदेश मंत्री थे जिन्होंने जो है वो मसूद अजहर को जो है वो कांधार पहुंचाया था। और जरूरत किस लिए थी? जरूरत इसलिए थी कि भारत के बहुत सारे जो नागरिक थे उनको जो है वो कब्जा किया गया था इसमें। इसके अलावा अगर आप अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे होंगे, ये दर्दनाक तस्वीर जो आपको देखने को मिल रही है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो 2001 में हमला हुआ था उसके पीछे भी रऊफ जो है वो मास्टरमाइंड माना जाता है। इसके अलावा 2016 की एक घटना आपको नजर आ रही है दोस्तों, जो पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पे आतंकी हमला हुआ था, इसमें भी रऊफ जो है वो आतंकी है। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर ये पुलवामा आतंकी हमला देखने को मिल रहा है जिसको जैश ने कराया था, उसके पीछे भी जो मास्टरमाइंड आपको नजर आता है वो आपका मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड रऊफ है, जिसके ऊपर जो है बातें जो है वो पूरी की पूरी चल रही हैं। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि भारत क्यों बार बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बात करता है और कौन कौन ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो पावर है, तो दुनिया में सिर्फ 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी मेंबर हैं, जो कि अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हैं। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 10 स्थायी मेंबर होते हैं और स्थायी मेंबर को हर 2 साल में जो है वो चुना जाता है। वीटो पावर लेकिन केवल 5 स्थायी मेंबर के पास होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना जो है वो 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा की गई थी और ये संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग है उनमें से एक है। इसके अलावा 5 अंग कौन कौन से हैं? तो 5 अंग और हैं। यूनाइटेड नेशन का जो आपका महासभा है, ट्रस्टीशिप परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय जो है, ये सारे हैं। मुख्य तौर पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सारी की सारी जो संस्थाएं हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सारी की सारी उत्तरदायी हैं और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। अब इसके सदस्यों के बारे में मैंने कहा कि टोटल इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 स्थायी हैं और बाकी के बारे में मैंने बताया कि जो 10 सदस्य हैं वो क्या है? आपके अस्थायी सदस्य हैं। भारत के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत के बारे में बात करने से पहले कुछ और भी जानकारियां हैं। जो भारत बार बार ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के बारे में बात कर रहा है, भारत क्यों ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के बारे में बात कर रहा है, इस पर भी हम बात करें। अगर यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कानून बनाया और उसमें आतंकी को ग्लोबल टेररिस्ट अगर घोषित कर दिया जाता है तो उस पर 6 प्रकार के जो है वो प्रतिबंध लगते हैं। कौन कौन से प्रतिबंध लगते हैं? सबसे पहला, ऐसे आतंकी को दुनिया के किसी भी देश में अगर हम बात करें तो ये नहीं जा सकता है, यानी कि इसे किसी भी देश का वीजा जो है वो नहीं मिल सकता है। अगर इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा तो आतंकी को किसी भी देश से आर्थिक मदद नहीं मिल सकती है या किसी भी देश में अपने आर्थिक गतिविधियां नहीं चला सकता है। अगर आतंकी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है तो जितने भी विश्व के किसी भी बैंक में अगर इसके अकाउंट होंगे तो वो सारे के सारे जो इसके पैसे होंगे, जो इसके अकाउंट होंगे, उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर इसको घोषित किया जाता है आतंकी, किसी को ग्लोबल आतंकी, तो इससे जुड़ी जितनी भी संस्थाएं होंगी उसके ऊपर आर्थिक बैन लगा दिया जाएगा, यानी कि पैसे की सप्लाई इस पर बंद हो जाएगी। पाकिस्तान को अगर हम ना बात करें, अगर आतंकी घोषित किया जाता है वहां के किसी भी संस्था के किसी भी आतंकवादी को, तो पाकिस्तान के ना चाहते हुए भी आतंकियों की आर्थिक गतिविधि पर जो है वो क्या हो जाएगा? बैन लग जाएगा। पाकिस्तान को ना चाहते हुए इन आतंकी संगठनों से जुड़े जो भी मदरसे होंगे, जो भी कैंप हैं, उनको बंद करवाना पड़ेगा। तो आप समझ रहे होंगे कि चीन क्यों नहीं चाह रहा है इनके ऊपर बैन, क्योंकि चीन जो है कहीं ना कहीं इन आतंकी संगठनों को, इन आतंकवादियों को जो है वो पैसा फंड कर रहा है भारत के खिलाफ। और अगर चीन इन पर किसी भी प्रकार से अगर वीटो ना लगाए, यानी कि इनको ब्लैकलिस्ट करने में ना रोके, तो चीन का जो मंसूबा है भारत के खिलाफ, वो मंसूबा क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। बात आप समझ रहे हैं, क्योंकि चीन की जो फंडिंग है वो भी फंडिंग जो है वो रुक जाएगी और इसीलिए ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में चाइना बार बार जो है वो टांग लड़ा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में सारी जानकारी जिस पर मैंने जो चर्चा की थी अभी आपके स्क्रीन पर देखने को मिलता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो काम है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना, प्रतिबंध लगाने और बल उपयोग करने में सहारा ले सकती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हर महीने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो बदलती है।
पिछले साल अगर हम बात करें तो 2021 में 8वीं बार जो है वो अस्थायी सदस्य के रूप में भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रवेश किया था, और 2 वर्ष यानी कि 2021 और 2022 तक परिषद के सदस्य के रूप में भारत था। प्रति वर्ष अगर हम बात करें तो जैसा मैंने कहा कि 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, और इसमें 5 अस्थायी सदस्य यानी कि कुल 10 की अगर हम बात करें तो उसका चुनाव किया जाता है। 10 अस्थायी सदस्यों को जो है वितरण जो है इनका क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। परिषद इसकी अध्यक्षता प्रति माह 15 सदस्यों के बीच जो है वो रोटेट होती रहती है, जिसके बारे में अभी भी हमने बात की है। भारत को बार बार कहा जाता है कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य जो है वो इसकी सदस्यता स्थायी रूप से देनी चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है? कहा यह जाता है कि भारत यूनाइटेड नेशन के संस्थापक देशों में से एक है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत के पास है। इसलिए भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वो सदस्य बनना चाहिए। जब से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना हुई है तब से भारत जो है वो 8 बार इसका सदस्य रहा है। 1950-51 से लेकर 2021-22 तक ये आपको देखने को मिल रहा है। और किस प्रकार से भारत को यहाँ समर्थन मिल रहा है ये भी आप आंकड़े देखकर जो है वो समझ सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक था जिस पर हम लोगों ने बात किया। दोस्तों कैसा लगा ये टॉपिक जरूर बताएं। और इसके अलावा अनअकैडमी पर इस समय 40% ऑफ चल रहा है। अगर आप अनूप 10 कोड यूज करते हो दोस्तों, और जैसा कि यूपीपीएससी 2025 और 2024 के लिए बैच दिख रहा है, ठीक है, तो इसका आप लाभ उठा सकते हो। 13 मई तक जो है ये ऑफर है, यानी कि कल तक ये ऑफर है दोस्तों, इसका लाभ उठाइए। और इसके अलावा आप अनूप 10 कोड जो है वो अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में यूज करते हो तो वहां आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो इसके साथ आप जुड़ जाइए, मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ अपनी तैयारी को जो है वो पूर्ण कीजिए। कैसा लगा ये पहला सेशन जरूर बताएं, और अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है वो जरूर शेयर करें। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक था जिस पर हम लोगों ने जो है वो चर्चा